हेलो मित्रों, आज फिर से हम लोग अपने एजुकेटर्स बूस्टर चैनल पे फिर से हम लोग अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और ज्योग्राफी के अगले सेशन को मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं। हम लोग ज्योग्राफी में क्या देखे थे, तो अक्षांश और देशांतर के चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अक्षांश रेखाओं को, ठीक है, हम लोगों ने पूरी तरीके से डिस्कस करके खत्म कर दिया था लगभग। आगे और जो छूट गया उस पर मैं डिस्कशन करता रहूंगा। आज देशांतर पे पूरी तरीके से ये क्लास डेडिकेटेड होगा, ठीक है, समर्पित होगा। और इस क्लास में हम लोग देशांतर रेखाओं के विषय में सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस संकल्पनात्मक क्लास को एंजॉय कीजिए, नोट कीजिए और साथ ही साथ यहाँ पर समझने का ज्यादा आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, देशांतर रेखाओं के विषय में हम लोग अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। देशांतर रेखाएं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, देखिए सबसे पहली बात यही है कि जब कभी हम एक ग्लोब पे, ठीक है, जब कभी हम एक ग्लोब को खींचते हैं तो अब देखिएगा आमतौर पे ग्लोब पर जो होगा एक ग्रिड नुमा संरचना आपको प्रतीत होगा। ग्रिड नुमा, ग्रिड, ग्रिड का मतलब एक जाल, ठीक है। आपको एक जाल नुमा संरचना आपको दिखेगा। वो कैसा होगा आप लोग देखिए, जैसे कि इस तरीके से एक ग्लोब को अगर मैं खींचूं तो आप लोग देखिएगा आमतौर पे जब आप एटलस देखेंगे तो एटलस में एक ग्लोब जो होगा वो जब आप देखेंगे तो उसमें आपको जो संरचना दिखेगी वो कुछ संरचना आपको ऐसी दिखेगी, जो संरचना आपको दिखेगी वो ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो ग्लोब जो है वो ऐसा दिखाई देता है। तो ये क्या है, ये है अक्षांश, ठीक है। अक्षांश जो रेखाएं बिल्कुल इस तरीके से ये जो पड़ी हुई है ये रेखाएं, ये अक्षांश है। और जो खड़ी हुई रेखाएं हैं ये क्या है, देशांतर, ठीक है, देशांतर। तो हम लोगों ने अक्षांश के बारे में पढ़ा, देशांतर को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि इन दोनों ही रेखाओं का जब अध्ययन आप करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये ग्रिड नुमा, जाल नुमा जो संरचना बन रहा है ये तभी आपको समझ में आएगा। और आप किसी भी स्थान को पृथ्वी पर, वह स्थान कहाँ पर है उसे खोजना है तो जहां ये रेखा कट करती है उसी के आसपास वो स्थान होता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमें देशांतर रेखाओं को भी जानना अनिवार्य है। अब देखिए, अब मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए ये मैं एक मॉडल बना रहा हूं, ठीक है, एक मॉडल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। आप लोग देखिए ध्यान से। ये देखिए, तो ये यहाँ पर ये पृथ्वी का केंद्र है। मैंने आधा हेमी सर्कल लिया, बीच से काटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक मैं 0 डिग्री का, 0 डिग्री यहाँ पर मैं देशांतर रेखा एक ड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि केंद्र से मैंने 0 डिग्री का एंगल बना करके एक, मतलब कि एक लाइन खींचा और यहाँ पर मुझे जो मिला वो 0 डिग्री देशांतर रेखा मिला, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से मैं 10 डिग्री का एंगल लेता हूँ। ये क्या है, 10 डिग्री का एंगल। और यहाँ से एक रेखा मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये ऐसे ही मैंने 10-20 डिग्री का एंगल यहाँ से लिया और एक रेखा मैंने ऐसे ड्रॉ किया। ऐसे ही मैं ड्रॉ करता जाऊंगा, ये ऐसे, ठीक है। ये तो इस तरीके से जो हमें प्राप्त होते हैं ये है देशांतर रेखाएं, ठीक है। देशांतर रेखाएं इस तरीके से, ये जस्ट 180 से जस्ट अपोजिट में 0 डिग्री देशांतर के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री देशांतर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमें पूरे ग्लोब पर देशांतर रेखाओं का एक संजाल प्राप्त होता है, एक जाल नुमा आकृति हमें प्राप्त होती है। देखिए ये इस तरीके से, तो ये पूरा क्या है, देशांतर है। तो ये देशांतर रेखाएं हैं, इस तरीके से खींचते हैं। एंगुलर दूरी है, कोणीय दूरी है, मतलब एक निश्चित कोण को हम नाप लेकर के जब एक रेखा खींचेंगे तो वो एक देशांतर रेखा कहलाती है। कोणीय दूरी है, तो ये देशांतर रेखा आप लोगों ने समझ लिया होगा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। और ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है जो जस्ट 0 डिग्री के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक। अब आगे चलिए। तो अगर आप लोगों ने देशांतर रेखा को कैसे ड्रॉ करते हैं अगर आप लोगों ने सीख लिया होगा तो आप लोगों को
अगर मैं ग्लोब पर दिखाऊं तो ग्लोब पर जो आप लोग को स्ट्रक्चर प्राप्त होगा देशांतर रेखा का, वो कुछ ऐसे प्राप्त होगा। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र। अब देखिए, केंद्र से हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, ठीक है, और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है ये, और ये 90 डिग्री साउथ पोल है, ये आप लोग को पता ही है, ठीक है। 90 डिग्री क्या है, ये साउथ पोल है। अब देखिए, यहां से मैं एक देशांतर रेखा ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, अब ऐसे ड्रॉ हो रहा है एक अगला देशांतर, ये अगला देशांतर ये ड्रॉ हुआ, अगला देशांतर ये ड्रॉ हुआ। तो ये आप लोगों को समझना है। मैंने पहले एक कोणीय दूरी के रूप में कैसे कोण बनाते हुए कैसे एक देशांतर को एक्चुअली कैसे निरूपित करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, और ये फिर आप लोग समझ लीजिए कि ये हो गया हमारा पूरा देशांतर का पैटर्न, ठीक है। पूरे देशांतर का पैटर्न इस तरीके से आपको प्रतीत होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग समझ गए। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं देशांतर रेखाओं के कुछ महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक है। तो विशेषता के विषय में अब हम लोग देखेंगे। विशेषता मतलब कि देशांतर रेखाओं की विशेषता क्या होती है। पहला नंबर, यह काल्पनिक रेखा है, ठीक है, यह काल्पनिक रेखा है। आपको पता है कि अक्षांश भी एक काल्पनिक रेखा थी, ठीक है, वो भी काल्पनिक रेखा थी। दूसरा नंबर, फिर इसे उत्तरी भौगोलिक ध्रुव से दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव की ओर खींचा जाता है, ठीक है। इसे इसे उत्तरी भौगोलिक इसे उत्तरी भौगोलिक ध्रुव से दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव की ओर खींचा जाता है। ये भी आप लोग समझ गए, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट देखिए, दो देशांतर रेखाओं को आप जरा ध्यान से देखिए। किसी भी देशांतर रेखाओं की लंबाई आपको क्या कम नजर आ रही है? सभी की लंबाई समान है, तो लिखेंगे सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। आप लोग को पता है ना कि दो देशांतर रेखाओं की लंबाई या सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, लेकिन सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या समान होती है? बिल्कुल नहीं, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है, बल्कि असमान होती है। जैसे मैंने बताया था कि एक विषुवत रेखा जो है या एक अक्षांश है सबसे बड़ी होती है, फिर जैसे जैसे क्रमशः ऊपर जाते हैं तो इनकी लंबाई कम होती जाती है और एक बिंदु में तब्दील हो जाती है। ये सब चीजों को हम लोगों ने देख लिया था ऐसे, ये ठीक है। तो दो देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, लेकिन अक्षांशों की लंबाई समान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर ध्रुव के रूप में जाकर के एक बिंदु का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगला चले हम लोग, तो देखिए कि दो जितने भी अक्षांश रेखाएं हमने पूर्व की कक्षा में देखा था कि सभी समांतर होते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं है, परंतु ये एक दूसरे को काटती है। तो यहां लिख देते हैं कि देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या फिर मतलब कि एक बिंदु पर जाकर के सभी एक साथ मिल जाती है, ठीक है। या फिर दो देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है, सभी तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है।
क्योंकि दो देशांतर रेखाओं को देखिए अक्षांश रेखा समानांतर है, परंतु दो देशांतर रेखाओं को देखिए समानांतर नहीं होते हैं। देखिए दूरी क्रमशः घटती जा रही है। तो देशांतर रेखाएं देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, ठीक है, नहीं होती हैं। ये बात आपने समझ लिया। एक बात और देखिए, देशांतर रेखाएं जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, ये पूरे पृथ्वी को या फिर पूरे ग्लोब को दो भाग में बांटती है। एक ये पूर्वी भाग, ठीक है, और ये एक पश्चिमी भाग, दो भाग में बांटती है ना। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो ग्लोब है उसको ये जो विषुवत रेखा के 0 डिग्री की, ये उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में बांटती थी। वैसे ही ये दो भागों में बढ़ता है पूरा पूरा ग्लोब, पूरब और पश्चिम, ठीक है, दो भागों में, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, हम लोग मिटाएंगे इसे। अब देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूं कि देशांतर रेखाएं, ठीक है, 0 डिग्री की देशांतर रेखा पूरे ग्लोब को दो भाग में बांटती है, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग, ठीक है। पूरे पृथ्वी को या पूरे ग्लोब को 0 डिग्री देशांतर रेखा दो भागों में पूर्वी एवं पश्चिमी बांटती है, ठीक है, बांटती है। आप ये समझ गए। फिर अगला, आप लोगों को पता है कि जो देशांतर रेखाएं हैं वह दो देशांतर रेखाएं जो हैं उससे समय का मापन करते हैं हम, ठीक। जैसे हम जब 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाते हैं और पश्चिम की ओर जाते हैं तो इसके द्वारा समय का मापन किया जाता है। तो मैं लिख दूं कि देशांतर रेखाओं द्वारा समय का मापन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समय का मापन किया जाता है। यहां आप लोग समझ गए, किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए 7वें नंबर में, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। गोरे मतलब कि देखिए, जब मैंने पहले ही बताया था कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं, या इसे ही क्या कहते हैं, कटिबंध। लेकिन दो जो अक्षांश हैं, ये दो देशांतर हैं, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे, GORE, गोरे, या फिर हिंदी में भी आप इसे गोरे ही कहेंगे, गोरे, कुछ भी लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आगे चल के देखिए, तो देशांतर रेखाओं को देखें अगर, तो देखिए तो विषुवत रेखा को ये काटती है, ठीक है, विषुवत रेखा को काटती है। विषुवत रेखा को प्रत्येक देशांतर रेखा काटती है 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, इस तरीके से। और विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो। 8 नंबर में,
देशांतर रेखाएं विषुवत रेखा को या अक्षांशों को काटती हैं। तो विषुवत रेखा को कंफ्यूजन पैदा करेगा ये लाइन, इसीलिए इसे मिटा दिया जाए। विषुवत रेखा को देशांतर रेखाएं लंबवत पर काटती हैं, लंबवत पर काटती हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद फिर विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाने पर दो देशांतर के बीच की दूरी घटती जाती है। विषुवत रेखा से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होती है, दो देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है। मैं यहां लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझदार हैं, चीजों को समझते हैं कि दूरी घटती जाती है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिससे कि आप लोगों को ये पता चला कि देशांतर रेखाओं के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे जाना। तो इसके बाद हम लोग एक छोटा सा बात और यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। वो क्या है, जरा देखिए। एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे मैं यहाँ पर समझाऊंगा ताकि कल मुझे सुविधा हो आप लोगों को समय के विषय में बताने में, इंटरनेशनल डेट लाइन के विषय में बताने में, साथ ही साथ ग्रीनविच मीन टाइम जो है उसको बताने में, इसमें मुझे कोई दिक्कत ज्यादा ना हो। तो इसके लिए एक हम लोग छोटा सा कंसेप्ट यहाँ आज डिस्कस करेंगे। बहुत मुश्किल 5 मिनट से भी कम का है, आप लोग पेशेंस बना के रखिए। समझने वाला टॉपिक है, ठीक है, समझना है हम लोगों को। देखिए क्या है कि जैसे मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप देखिएगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि जैसे मैं एक यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये यहां पर हमारे सौरमंडल के सबसे महत्वपूर्ण सौरमंडल के पिता सन है, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारा 0 डिग्री, ठीक। 0 डिग्री का मतलब ये हमारा 0 डिग्री का देशांतर रेखा है, ठीक है। और आप लोगों को मैंने एक बात बताया है, आप लोग फिर से समझ जाइए कि जो देशांतर रेखा होती है वो सेमी सर्कुलर होती है। सेमी सर्कुलर का मतलब अर्धवृत्ताकार। मैंने कहा था ना कि जो अक्षांश रेखाएं होती है वो सर्कुलर होती है, पूरे ग्लोब पर चारों तरफ ये फैली हुई होती है। लेकिन वहीं जो देशांतर रेखाएं होती है 180 डिग्री से शुरू होती है ऐसे, और ये ऐसे होती है, मतलब अर्धवृत्ताकार है। ये अर्धवृत्ताकार मतलब कि सेमी सर्कुलर, ये देखिए ऐसे सेमी सर्कुलर होती हैं, ठीक। तो आइए देखें हम लोग। यहां पर मैं देशांतर रेखाओं को ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से। तो आप लोगों को ये देखना है, देशांतर रेखाओं को ड्रॉ करते समय मैं यहाँ पर आप लोगों को ये सब चीजों को बताना चाहता हूं कि इसे रटना मना है, केवल समझना आवश्यक है। चलिए आगे चलिए। आइए अब एक बात को समझिए थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है
वो अपने धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेती है। मतलब हमारे पूरे पृथ्वी पर, ठीक है, हमारा पृथ्वी क्या है, गोलाकार है, तो गोलाकार पृथ्वी में कितने डिग्री तक का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है और बेसिक ज्योमेट्री है, तो 360 डिग्री तक का एंगल बनेगा और पृथ्वी 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेती है। ठीक है, पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी सूर्य का एक बार पूरा चक्कर 24 घंटे में लगा, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, जो हमारी पृथ्वी है अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। ठीक है, ये आपको पता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये धुरी है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है, ये 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेती है। तो पूरा एक बार चक्कर लगाने में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री के पूरे एंगल को पार करती है। तब आपको इसके हिसाब से पता है कि जब हमारी पृथ्वी 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री पूरे एंगल को, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूम गई, ठीक है, तो 360 डिग्री को तो तय कर ली, ठीक, इसका मतलब कि 24 घंटे में हमारी पृथ्वी क्या थी, 360 डिग्री घूम गई। ठीक है, तो एक घंटे में क्या होगा मेरे मित्रों, बताइए, 360 बटे 24, यही तो होगा ना, इसका मतलब क्या, 15। तो मतलब कि हमारी पृथ्वी एक घंटे में, या फिर हमारा जो ग्लोब है, हमारी पृथ्वी जो है एक घंटे में 15 डिग्री की एंगल को तय करती है। मतलब कि प्रति एक घंटे के बाद पृथ्वी 15 डिग्री खिसक जाएगी, खिसक जाएगी, खिसक जाएगी, खिसक जाएगी, और इस तरीके से 24 घंटे में पूरे पूरे 360 डिग्री। फिर आगे चलिए, उसके बाद फिर क्या है, देखिए कि 15 डिग्री एंगल 60 मिनट में, एक घंटे को 60 मिनट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए एक डिग्री एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 15 बटा, आप क्या लिख देंगे, 60। ठीक है, राइट, जब ये हो जाएगा तो एक डिग्री एंगल क्या होगा, बराबर 1 बटा ये है। ठीक है, अब देखिए 1 बटा कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, ठीक, यही है ना। तब देखिए कि यहां पर क्या हुआ, 1 डिग्री एंगल को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री के एंगल को पार करने में हमारी पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट में 1 डिग्री एंगल, और यहाँ पे 15 डिग्री एंगल 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में। ठीक है, राइट, तो इस बात को आपको समझना है, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा भाग देने का मेथड जो है वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि 1 डिग्री एंगल बराबर 60 बटा 15 और 1 डिग्री एंगल बराबर 4 मिनट। मतलब इन दोनों को आप घेर लीजिए, ये रिजल्ट्स हैं, एक ये और एक ये। मतलब कि 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री जो कोण है उस दशा पे घूमती है, और 1 डिग्री के कोणीय दशा को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है। अब देखिए, सूर्य से जो रोशनी चली तो सबसे पहले कहां पड़ी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो सूर्य का प्रकाश पूर्व से पश्चिम की ओर फैल रहा है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी अपने ध्रुव पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमी और सूर्य यहाँ पे स्थित है, तो इनका प्रकाश जो आया वो पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है। तो ये देखिए, सबसे पहला प्रकाश पड़ा, फिर दूसरा प्रकाश पड़ा, तीसरा, चौथा। देखिए प्रकाश किस तरीके से फैलता हुआ जा रहा है, देखिए। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि सूर्य के प्रकाश को देखिए, सबसे पहले सबसे पूर्वी देशांतर पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले सूर्य का जो प्रकाश है, पहला प्रकाश कहां पड़ा, सबसे पूर्वी देशांतर पे, उसके बाद अगले पूर्वी देशांतर पे, उसके बाद फिर देखिए क्रमशः ये देशांतर पे सूर्य का प्रकाश फैलता चला गया। ठीक है, तो सुबह होने की प्रक्रिया भी इसी तरीके से होगी, मतलब सबसे पहला सुबह यहाँ होगा, फिर कुछ देर के बाद यहाँ, 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 और कुछ देर के बाद यहाँ। एक साथ पूरे देशांतर पे सुबह नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर की आकृति की है, और साथ ही साथ
23.5 डिग्री अपने अक्षांश पे झुकी हुई है। तो इसका परिणाम यह होता है कि सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे सभी देशांतरों पे फैलता है। ठीक, तब देखिए कि अगर मान लीजिए कि मैं अगर आपको ये कहूं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ सबसे पहले सुबह हुआ, ठीक है, तो देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर सुबह हुआ, तो मान लीजिए कि सुबह के यहाँ पे 6 बज गए, सूर्योदय 6 बजे तो हो जाता है, आपको पता ही है, ठीक है, तो 6 बजे सूर्योदय हो गया। ठीक, तो इसका मतलब कि अभी सूर्योदय यहाँ प्रारंभ हुआ। ठीक, पहला सूर्य का किरण पड़ा और सूर्योदय हो गया सुबह 6 बजे। अब यहाँ पे सूर्य का किरण अभी नहीं पड़ी है, अभी तो यहाँ पड़ा ना, उसके बाद यहाँ पड़ेगा सूर्य का किरण। फिर देखिए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी 5 ही बज रहा होगा, ठीक है, 5 ही बज रहा होगा, और 1 घंटे के बाद कितना बज जाएगा, 6 बज जाएगा। फिर यहाँ पर क्या 4 ही बज रहा होगा अभी, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या अभी 3 बज रहा होगा, यहाँ पर क्या अभी 2 बज रहा होगा, यहाँ 1 बज रहा होगा, और यहाँ पर 12 बजे की मध्य रात्रि होगी। ठीक है, 12 बजे की मध्य रात्रि होगी। और आप लोग देखिए कि ये मान लीजिए कि 15 डिग्री ईस्ट क्या है, 15 डिग्री ईस्ट देशांतर, ये 30 डिग्री ईस्ट देशांतर, ये 45 डिग्री ईस्ट देशांतर, ये 60 डिग्री ईस्ट देशांतर, ये 90 डिग्री ईस्ट देशांतर, आप लोग ये देखिए, और ये साथ ही साथ 105 डिग्री ईस्ट देशांतर। ठीक है, तो अब देखिए आप इस तरीके से, हालांकि देशांतर पूरे कितने होते हैं 180, ठीक है, 180 होते हैं पूरे, मैंने आपके सुविधा के लिए अभी कम ही बनाए हैं, 105 बनाए हैं। ठीक है, ऐसे देशांतरों की पूरी संख्या कितनी होती है, पूर्व में 180 और पश्चिम में 180। ठीक है, और कुल देशांतर कितने होते हैं मैंने बताया है, कुल देशांतर रेखा कितनी होती है 360 डिग्री। आगे चलिए, वही अक्षांश कितने थे कमेंट पे लिखिए जरा, कमेंट करके मुझे बताइए। अब देखिए तो इस तरीके से हो गया। तो दोस्तों देखिए मैंने क्या कहा था कि 15 डिग्री अक्षांश देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है। बोलिए, ये तो बात हम लोगों ने देखा है, वहां पे रिजल्ट लिखा हुआ है कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर को पार करती है। ठीक है, तो देखिए ना आप लोगों को समझ तो आ ही रहा होगा कि जब अभी इस देशांतर पे 6 बज रहा है, सुबह के 6 बजे हैं, सूर्योदय हो चुका है। ठीक है, मान लीजिए कि जापान है, यहाँ पर सूर्योदय हो गया है, इसे सूर्योदय का देश भी कहते हैं, सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, जापान को देश कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, कई एक बार सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय हो चुका है 6 बजे। तो देखिए कि ये इन दोनों देशांतरों के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, तो 15 डिग्री का। तो इसे पार करने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा। तो इसका मतलब है कि 1 घंटे के बाद ही तो यहाँ पर फिर 6 बजेगा ना, 1 घंटे के बाद 6 बजेगा यहाँ पर। ठीक है, और सूर्योदय होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश 1 घंटे के बाद ही यहाँ पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी का जो ये देशांतर वाला हिस्सा है वो 1 घंटे के बाद सूर्य के नजदीक आएगा। ठीक है, जैसे सूर्य चमक रहे हैं बीच में, तो सबसे पूर्वी देशांतर सबसे पहले सूर्य के नजदीक आ गया, ऐसे तो सुबह हो गया। फिर क्या होगा, इसके बाद वाला जो देशांतर है वो 1 घंटे के बाद आएगा, क्योंकि 15 डिग्री का जो 15 डिग्री का जो देशांतर का जो विस्तार है, वहां तक पृथ्वी को घूमने में 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो फिर वो देशांतर जब आएगा तो यहाँ भी सुबह हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 5 बजे भोर है, फिर 6 बजे सुबह कब होगा, जब सूर्य के नजदीक आएगा। फिर यह देशांतर भी सूर्य के नजदीक आएगा, तो फिर यहाँ भी सुबह के 6 बज जाएंगे। इसी तरीके से क्रमशः सुबह होता चला जाएगा, और इस तरीके से ये क्रिया आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इस रूप में देखें तो यहाँ 12 बज रहा है, तो यहाँ पे 11 बज रहा होगा, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6। ठीक है, तो आप लोगों ने इस पूरे प्रक्रम को जब देखा तो आप लोगों को क्या समझ में आया, आप लोगों को ये समझ में आया होगा ना कि देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग 0 डिग्री से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, पूरब की ओर बढ़ रहे हैं, 0 डिग्री से पूर्वी ओर जब हम बढ़ रहे हैं, तो समय क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से बज रहा है। मतलब कि समय आगे बढ़ता है, समय आगे बढ़ता है। मतलब कि जब पूरब से पश्चिम की ओर हम जाते हैं तो समय को जोड़ते हैं,
ठीक है। और उसी तरीके से देखिए कि जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं तो समय घटता है। समय क्या होता है, घटता जाता है, घटता जाता है। और हम क्या करते हैं, समय को घटाते हैं, समय को घटाते हैं। तो ये बात आप समझ जाइए कि जैसे जैसे हम लोग 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इससे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ते हैं तो समय क्या होता है, आगे बढ़ता है। और इधर से जब हम जाते हैं तो समय घटता है, तो समय को घटाया जाता है। आगे क्यों बढ़ रहा है समय, तो आपको पता है कि सबसे पहला समय यहाँ हुआ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। तो सबसे पहला समय तो यहाँ पे हुआ है ना, सबसे पहला समय तो यहाँ पे है जो बीत गया। अब ये वाला समय जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश देशांतर पे पड़ेगा तो ये समय, सूर्योदय का समय सभी देशांतरों पे होगा, लेकिन एक एक घंटे के बाद, ठीक है, सबकी बारी आएगी। इसका मतलब कि यहाँ पर जो समय हो रहा है और यहाँ का जो समय है, इन दोनों के समय में अंतर है, ठीक है। और इसलिए हम जब यहाँ से पूरब की ओर बढ़ते हैं, कहीं भी पूरब पे बढ़े, मान लीजिए कि मैं पूरब की ओर यहाँ से बढ़ रहा हूँ, यहाँ से मेरा बढ़ने का मन है, तो यहाँ से भी बढ़ूंगा जब मैं पूरब में, तो देखिए जुड़ेगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 बढ़ेगा। पूरब की ओर जैसे जैसे हम ग्लोब पे बढ़ेंगे तो समय बढ़ता है, समय जुटता है। और जैसे जैसे हम ग्लोब पे या मैप पे, एटलस पे जैसे जैसे हम लोग पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो समय घटता है। पूरब का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 0 डिग्री के उधर ही पूरब कहलाएगा, नहीं। पूरब तो कहीं से, मान लीजिए इस पॉइंट से मैं देखूंगा तो पूरब की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और पश्चिम अगर देखें तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि हम यहां से भी अगर पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या है, समय घटता है। जैसे कि देखिए 5, 4, 3, 2, 1, तो इधर देखिए तो बढ़ रहा है, 5 के बाद 6, लेकिन 6 के बाद 5 देखिए इधर घटता चला जा रहा है। तो कहीं से भी पश्चिम की ओर चलेंगे तो समय घटेगा, और कहीं से भी पूरब की ओर चलेंगे तो समय बढ़ेगा। तो ये आज का देशांतर रेखाओं के बीच में लैटिट्यूड के विषय में आज की जो हमारी क्लास थी वो हम लोगों ने देखा है। आज हम लोगों ने ज्यादा तो नहीं, लेकिन डिफिनेशन देखा है, कुछ बेसिक महत्वपूर्ण कैलकुलेशन देखा है, साथ ही साथ किस तरीके से देशांतर पे समय सूर्य के द्वारा निर्धारित हो रही है। एक्चुअली तो देखिए दोस्तों, सूर्य के जो रोशनी है वो देशांतरों पे जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, जिस समय में पहुंच रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से उस देशांतर पे सुबह होता है, ठीक है। और धीरे 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 जब सभी देशांतरों पे सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा तभी जाकर के सूर्योदय होगा। और समय इसी तरीके से देखते हैं कि प्रत्येक देशांतर पे समय जो है वो एक समान ना होकर के भिन्न भिन्न होता है, ठीक। इसीलिए इसी की संकल्पना को लेते हुए, ठीक है, क्या है, ग्रीन बीच मीन टाइम, ठीक है, उसके बाद फिर इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इस तरीके की संकल्पनाओं को लाया गया है। और कुछ बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है, क्या बेसिक कैलकुलेशंस, या इसी को कहते हैं समय मापन, ठीक है, समय मापन किया गया है। ये तीनों टॉपिक कल के कक्षा में हम लोग कवर करेंगे बिल्कुल अच्छे से। कल का कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जितना हम लोगों ने सीखा है उन सभी चीजों को एक साथ अप्लाई हम इन तीनों टॉपिक के साथ में करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, ठीक है। तो आज की कक्षा में यही रोकूंगा। आप लोग जाइए, अच्छे तरीके से इसे नोट कीजिए, समझिए। कोई दिक्कत हो, आप लोग कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग उचित रूप से कमेंट में लिखिए कि क्या समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट कक्षा में 5 या 10 मिनट का समय उसके समझाने में ले लूंगा, क्या दिक्कत है, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तभी ये संभव है, ठीक। और आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आप लोग शेयर भी कीजिए, ये आप लोग का दायित्व है, कम से कम आप इतना जरूर कीजिए, इससे ही हम लोग को ऊर्जा मिलता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।